स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज हम याद करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से जुड़े 60 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, वही सारे क्वेश्चंस जो पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा कई बार रिपीट होते आ रहे हैं और यही सारे क्वेश्चंस हैं जिनको इन फ्यूचर में घुमा फिरा कर पूछ लिया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगना है आपका। सब्सक्राइब कर दे चैनल को और जो ये बेल है उस पर ऑल प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं एक यूजफुल नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जब भी इससे जुड़े क्वेश्चंस हमसे फ्यूचर में पूछे जाए एग्जाम में तो एक भी मार्क्स हमारा गलत ना हो और मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाने वाली हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर थ्योरी बेस पे बनाई थी, पूरा लेक्चर था, संविधान की प्रस्तावना A to Z समझा दिया था बहुत ही सरल भाषा में ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वापस एक और बार आपको डीप नॉलेज भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। भारत के संविधान किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ठीक है, देखिए पहले समझ लेते हैं। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो देखिए, भारत का जो संविधान है, संविधान जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे भारत का जो संविधान है, जो मूल संविधान है, उसमें 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद उस समय थे जब ये संविधान बनाया गया था। तो उस समय एक प्रस्तावना लेकर आए थे जिसका कुछ उद्देश्य रहा था, जिसने एक मार्गदर्शन दिया था कि हमारा जो संविधान होगा, जो हमने ये बनाया है, 20 भाग, 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद जो उस समय बने थे, तो किसके बेस पे बनाया जाए, मतलब उसमें ऐसा क्या लिखा जाए, है ना। तो वो एक प्रस्तावना पारित की थी उन लोगों ने। क्या पारित की थी? प्रस्तावना, जिसे हम आत्मा कह सकते हैं संविधान की। मतलब कि संविधान बनेगा ही कैसे, उद्देश्य क्या रखें उसका, प्रस्तावना क्या रखें। तो बच्चों, जो उद्देश्य शब्द है उसी का दूसरा मीनिंग भी प्रस्तावना ही निकल के आता है। ठीक है, तो आप इसका मतलब समझ गए कि जो हमारे भारत का जो संविधान बना है वो किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये भाग भी कहलाता है, ये प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, एक अंग है। ठीक है, इसी के ऊपर, इसी के उद्देश्य से हमारे पूरे भारत का संविधान बना है। मैंने एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताया था, वो मैं आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पूरा पैराग्राफ वापस से रिपीट हो रहा है, तो वहाँ पर भी मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, तो आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मतलब जो हमारा भारत का जो संविधान बना था तो वो किसके ऊपर बना था, उसकी आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा वो प्रस्तावना, उसे उद्देश्य का भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो ये प्रस्तावना पर ध्यान दिया था। ठीक है बच्चों, प्रस्तावना एक पैराग्राफ है, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा दूंगी लास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा। प्रस्तावना एक पैराग्राफ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो उस हर वर्ड के एक एक मीनिंग के ऊपर हमारा संविधान बनाया गया है। उसमें बहुत सारे शब्द आएंगे जैसे संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन सबके वर्ड के भी मीनिंग मैंने आपको समझाया है। तो जो हमारा संविधान जो बना था तो उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया था उस पैराग्राफ के ऊपर, ये इस प्रस्तावना के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। देखिए किन शब्दों से शुरू होती है? ये होती है हम भारत के लोग। ठीक है, देखिए मैं अभी आपको पढ़ के बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ था उस प्रस्तावना में। उस प्रस्तावना में लिखा हुआ था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हमारे भारत के ऊपर अब किसी का राज नहीं होगा, जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने राज किया था वो नहीं करेगी, हम खुद इस पर राज करेंगे। वही इंसान राज करेगा जिसको हम चुनकर बनाएंगे। ठीक है, ये एक समाजवादी होगा और पंथ निरपेक्ष होगा। समाजवादी मतलब कि सारे वर्ग के लोग एक समान होंगे और पंथ निरपेक्ष मतलब बच्चों की कोई एक धर्म को वैल्यू नहीं दी जाएगी, सारे धर्म को बराबर माना जाएगा। ठीक है, ऐसा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो ये बने हैं वो कैसे बने हैं? लोकतंत्र तरीके से बने हैं। मतलब कि इनको चुना गया है जनता के द्वारा, वोट डाले थे ना, तभी तो ये चुने गए थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वरना इस तरह से तो चुने गए नहीं गए थे। तो इसको लोकतंत्र कहते हैं, है ना।
और गणराज मतलब कि यहाँ पर अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब कि मोदी जी जो हैं उनका जो बेटा होगा वही नहीं अब प्रधानमंत्री बनेगा, अब वो बनेगा जिसको वोट देकर जनता चुनेगी, जो हर 5 सालों में होता है। ठीक है, इसका मतलब गणराज का मतलब ये होता है। तो इस पैराग्राफ में ऐसा लिखा हुआ है कि हम भारत के जो लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज बनाने के लिए तथा उसके समस्त जो नागरिक रहे हैं, जो भी हमारे भारतवासी हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे और जो उनके विचार रहेंगे उनको अभिव्यक्त करने का, उनमें विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता दी जाएगी और प्रतिष्ठा, अवसर की भी समानता दी जाएगी। ठीक है, उस पैराग्राफ में ऐसा लिखा हुआ है। तो वो और डिटेल में हम समझ लेंगे आगे। बस इतना अभी आपने समझ लिया कि उसकी जो स्टार्टिंग होती है ना बच्चों, वो स्टार्टिंग ही हम भारत के लोग से होती है और जो पैराग्राफ है उसी को ही प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा उन्होंने, भारत में जो जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से ना, हम भारत के लोग मतलब भारतवासी, जनता। ठीक है, तो जनप्रिय संप्रभुता मतलब कि जो भी जन है, लोग जो हैं, वो संप्रभुता मतलब कि वही देश को चलाएंगे, है ना। संप्रभुता मतलब वही हैं अब जो चलाने वाले हैं देश को। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से सिद्ध होती है, क्योंकि संविधान की शुरुआत ही इसी लाइन से हुई है, हम भारत के लोग। ठीक है, संविधान जब बन रहा था तो समिति बनी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारी समितियाँ बनी हुई थी जिनमें संविधान लिखा जाना था जिनके द्वारा। तो उनको ही सब मिलके ये कह रहे कि ये हम भारत के लोग हैं, क्योंकि उनको जो चुन के जो बिठाया गया था वो निर्वाचन के थ्रू बिठाया गया था। ठीक है, मतलब उनको पब्लिक ने वोट दिया, तब जाकर वो बैठे, ग्रुप बनाया, उन्होंने समिति बनाया और उन्हीं लोगों ने मिलकर हमारे भारत का संविधान बनाया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है तो और डिटेल में अभी समझेंगे, सारे डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। देखिए भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है गणतंत्र, अभी वैसे मैंने आपको समझा दिया है ना, जो पैराग्राफ पढ़ के बताया था उसमें लाइन आई थी। तो बताइए भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ राज्य का जो प्रमुख निर्धारित होगा वह अवधि के लिए निर्वाचित होता है। देखिए टिपिकल लग रही लाइन, लेकिन देखिए इसका मतलब कितना साधारण सा है कि यहाँ जो राज्य का जो प्रमुख होता है, जैसे जो मुख्यमंत्री वगैरह हैं, जो भी है, तो एक अवधि के लिए है। ठीक है, 5 सालों के लिए ही है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं है। वो निर्वाचित किए गए हैं, मतलब इलेक्शन से उनको चुना गया है, ऐसे ही नहीं आए हैं वो। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब यही हुआ है। तो जो जैसे हम एमपी में हूँ अभी मैं, तो यहाँ पर जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं मामा, उनके जो बेटे होंगे वही फिर आगे चल के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनको बनने के लिए चुनाव जीतना होगा तभी वो बनेंगे। और चुनाव कैसे जीतेंगे, जनता अगर उनको चुनाव में जिताएगी तो, हम भारत के लोग अगर उनको जिताएंगे तो। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब, गणतंत्र का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में राज वही करेगा जो चुनकर आया जाएगा। ठीक है, ये होता है गणतंत्र। अब देखिए भारत एक क्या है, हमारा भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसको एक और वर्ड कहा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पर जो भी किसी धर्म को विशेष धर्म रूप नहीं मिलेगा, बल्कि जितने भी धर्म हैं सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि हिंदू धर्म ऊंचा है या फिर मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म ऊंचे हैं, ऐसा कभी नहीं कहा जाता है भारत में। ऐसा कहा जाता है कि सारे धर्म बराबर है और उसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मीनिंग अगर देखा जाए तो एक ही है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ रहा, अभी मैंने आपको बताया है। तो इसका क्या अर्थ रहता है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, ये किसी धर्म को नहीं स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इस धर्म से है तो उसकी सजा कम कर दो या फिर उस धर्म से है तो उसकी सजा कर दो, नहीं, जिसने भी जुर्म किया है उसको बराबर की सजा मिलेगी। ठीक है, मतलब उसको बराबर का हर चीज में अधिकार मिलना है, चाहे वो कैसा भी अधिकार हो, इलेक्शन में खड़े होने का हो या फिर कहीं किसी जगह पर खाने पीने का हो, कुछ भी हो, सब धर्म मतलब सब धर्म के इंसान को एक बराबर अधिकार मिलेगा। और ये जो राज्य सरकार है वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, मतलब कि वो किसी भी एक धर्म की साइड नहीं लेती है, ऐसा इसका मतलब हुआ। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, देखिए कितनी बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लिया गया, मतलब एक ही निकलता है ले देकर, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है ना, किसी भी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, निश्चित मतलब कि किसी एक का। ठीक है, देखिए हर वर्ड का मीनिंग समझा रहे हैं ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। गणतंत्र
होता क्या है? गणतंत्र अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। वंशानुगत मतलब वंश, मतलब कि जैसे एमपी में अभी मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके ही बेटे वंश कहलाएंगे, तो वो आगे चलकर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, उनको बनने के लिए कैसे क्या करना होगा, चुनाव जीतना होगा। ठीक है, जनता ने चुनाव जीता है तो ही जीतेंगे, वरना जैसे अभी बीच में कमलनाथ जी आ गए थे वैसे बीच में कोई और भी आ जाएगा। ठीक है, बाकी कमलनाथ जी तो कुछ समय के लिए आए थे, वो हट गए फिर वापस। ठीक है, वे उनकी पार्टी गिर गई थी। चलिए, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? देखिए, शायद ये चीज आपको ना समझ में आए अभी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो समझिए। उद्देशिका प्रस्तावना, मैंने जैसे आपको बताया, अभी एक पैराग्राफ मैंने आपको सुनाया था। ठीक है, जिसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिनिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ऐसा एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। और जो संविधान बना रहे हैं, है ना, उस संविधान सभा को उस तारीख की जो दिनांक रही है 26 नवंबर 1949, बहुत जरूरी याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इन्होंने ऐसा संविधान मतलब बनाया। ठीक है, उस संविधान को उसने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मकृत करते हैं ये लोग। ठीक है, ऐसा उन्होंने किया। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट में एक आपको लिख कर भी यहाँ पर दे दूंगी साइड में, ताकि आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो कि उद्देशिका क्या है, प्रस्तावना क्या है, वो पैराग्राफ का मीनिंग क्या है। ठीक है, वैसे उसका मीनिंग तो मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को। तो आप यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि इसको चेंज नहीं कर सकते थे। ये जो मैंने पैराग्राफ बताया ना आपको, ऐसा संविधान पहले आया था कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में 1960 में तो ऐसा कह दिया गया कि इसको चेंज नहीं कर सकते आप, उसमें कोई और दूसरा वर्ड ऐड नहीं कर सकते। लेकिन 1973 में एक प्रस्ताव मतलब एक तरह के ऐसी बात आई सामने कि नहीं, ये जो पैराग्राफ है हम इसको चेंज कर सकते हैं और कुछ वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिएगा इसमें कौन कौन से वर्ड इस पैराग्राफ में अलग से जोड़े गए, उनको ध्यान से सुनेगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और अखंडता, ये इन 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया अलग से। कौन सी तारीख को, बच्चों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं 42वें संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। कौन सा? 42वें संशोधन 1976। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए आप लोगों को। एक दो बार भी अगर आप ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज उठा कर देखेंगे ना, तो सारे डाउट्स आपके आराम से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम इसके पीछे की स्टोरी नहीं समझ पाते हैं, अच्छी तरह से हम समझते नहीं है पहले। इसलिए जो मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, वैसे तो भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था करके प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा वीडियो को मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ठीक है, उसमें बहुत सारी वीडियो है। तो भारत का जो संविधान की जो प्रस्तावना है उद्देशिका, उसकी वीडियो है। तो बच्चों इसको डिटेल में पहले समझे, तभी एमसीक्यूज आप आराम से कर पाएंगे। या फिर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको मैं समझा रही हूँ और इसको ध्यान से सुनते चलें। देखिए, उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, जो भारत की जो प्रस्तावना है, जो पैराग्राफ मैंने पढ़ के बताया है, उसमें भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। क्या रूप बता रहे हैं उसमें? ये कि एक प्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य है हमारा ये भारत। ठीक है, ऐसा रूप होगा हमारे भारत का। ठीक है बच्चों, जो भारत का जो संविधान है, जो ये पैराग्राफ है ना, उसमें भारत को एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें न्याय भी दे रखा है। ठीक है, तो प्रभु संपन्न मतलब कि यहाँ पर अब सिर्फ भारतीयों का राज होगा, या फिर भारतीय वासी जिसको चुनकर बनाएंगे उसी का राज, वही मतलब भारत को चलाएगा। समाजवादी मतलब कि जो भी इंसान है, जितने भी इंसान है, किसी भी स्तर का चाहे हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, उसकी चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वो सब समान होंगे। ठीक है, समाजवादी का मतलब ये। धर्मनिरपेक्ष मतलब कि जितने भी धर्म हैं
वो सब धर्म बराबर है, कोई एक धर्म को कोई विशेष रूप नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रजातांत्रिक मतलब प्रजातांत्रिक वही लोकतंत्री जैसा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रजा है, यहाँ की जो जनता है, वही हमारे देश को चलाएगी अब। ठीक है, तो एक चीज़ एक और पॉइंट है समझने के लिए कि भारत जो है हमारे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? देखिए, इसका अर्थ मैंने कई बार बता दिया। अब देखिए, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, जिस तरह से राजा राजा चला करते थे, पूरा मुगल साम्राज्य जैसे चला है, मतलब बहुत सारे साम्राज्य चले, पूरा हिस्ट्री में A to Z आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें हमने देखा है वंश ही चल रहे थे। ठीक है, वहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था, वंश ही वंश चल रहे थे। उनको कोई मार देता तभी जाकर दूसरा बैठ पाता, वरना से वंश ही चल रहा था। तो अब भैया हमारे भारत में ऐसा नहीं चलने वाला। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ जनता जिसको चुनेगी, वोट देगी, वही आगे हमारे देश को चलाएगा। ठीक है, ये हुआ गणतंत्र का मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, उद्देशिका या फिर प्रस्तावना, दोनों अगर वर्ड आते हैं ना बच्चों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो पैराग्राफ है वही इसका उसको ही उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं, जिसके ऊपर हमारा पूरा संविधान बना हुआ है। उसके हर एक वर्ड को उठाकर उसी से रिलेटेड भाग बनाए गए हैं, अनुसूची और अनुच्छेद उसी को, उन्हीं के एक एक वर्ड के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे संविधान में जो अभी हमने पूरा पैराग्राफ बनाया था, उसमें समाजवादी वर्ड आ गया था, पंथ निरपेक्ष भी आया था, प्रभु संपन्न भी आया था। क्या लोक कल्याण पड़ा? नहीं पड़ा, ये शब्द उसमें नहीं है। ठीक है, तो देखिए चलिए देखिए, क्वेश्चन आ चुका है 2004 में और इसी को घुमा के पूछ लेंगे वो। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ठीक है, क्या उद्देश्य होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, कमजोर वर्ग, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग जैसे किसान वर्ग हो गया, मजदूर वर्ग हो गया। ठीक है, तो कमजोर हैं। ठीक है, तो इनके कल्याण का जो प्रबंध करेगा उसी को कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, चुनाव के द्वारा ही तो आता है, वो निर्वाचित होकर आता है, मनोनीत होकर नहीं आता है। वर्ड का मीनिंग समझेगा। मनोनीत मतलब कि अपने आप उठकर चला आया, जिसको यूं ही भेज दिया। ठीक है, कि चलो तुम मेरे चाचा के बेटे हो, काका के बेटे हो, आ जाओ, मनोनीत उसको कहते हैं। और चुनाव मतलब क्या होता है? जनता इलेक्शन देगी और जिसको जिताया वही राज्याध्यक्ष बनेगा, राज्य अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, राज्य अध्यक्ष बनेगा। ठीक है, उसी को गणराज्य कहते हैं। देखिए कैसे घुमा घुमा के ये पूछ रहे हैं, बाकी मीनिंग अगर आप इसका समझ गए तो एक ही मतलब निकलता है इसका ले देकर, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, तो जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो पूरा पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था, उसमें सही क्रम क्या है? बच्चे एक काम करना, आपकी जो पैराग्राफ है ना, हो सके तो उसको 5 से 6 बार इस तरह से पढ़ना कि आपको उसका वर्ड याद हो जाए। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को समझने के लिए। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। चलिए देखिए, सार्वभौम सत्ता संपन्न, सार्वभौम वर्ड भी दिख जाएगा, कहीं पर संपूर्ण भी दिख जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, ये है इसका करेक्ट आंसर। इस तरह से ये लाइन में चल रहा है वो पूरा पैराग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर। ठीक है, सेक्युलर का क्या अर्थ निकलता है, जिसको हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, क्या मतलब निकल के आया इसके लिए? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ठीक है, जितने भी धर्म है या फिर जो भी उपासना कर सकते हैं उसके लिए स्वतंत्रता है ना। सबको एक समान वैल्यू दी गई है। आपको मंदिर बनाना है आप मंदिर बना दीजिए, आपको मस्जिद बनाना है मस्जिद बना दीजिए, आपको गुरुद्वारा, आपको चर्च बनवाना है, और जो भी जिनके भी भगवान के जो भी हो सकते हैं मंदिर मठ आपको बनाना है, आप बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब एक ये भी निकलता है क्योंकि सरकार किसी एक धर्म की तरफ नहीं है, सबको एक समान मानती है। ठीक है, शब्द धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, वापस से बता देती हूँ बच्चों। 42वें संविधानिक
1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंथ निरपेक्ष कहीं पर आपको धर्मनिरपेक्ष भी लिखा हुआ दिखेगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी बताइए किसके तहत जोड़ा गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है ना, मतलब यहाँ पर अभी ऑप्शन में और आएगा। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसका करेक्ट आंसर तो पहले यह है कि ये वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और साथ ही साथ यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, है ना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो करेक्ट आंसर 1 और 3 वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पर कूट को चुनकर आपको भरना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर बी वाला, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो बताया ना मैंने डेट आपको, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको ही अभी देखना, घुमा घुमा कर पूछे जाएंगे बार बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है ना, शुरुआत में हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, से क्या अर्थ निकलता है, क्या अर्थ है इसका? इसका मतलब है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा होगा, ठीक है। और समझिए इसे डिटेल में। देखिए भारत की संविधान बनाने के लिए जो 299 प्रतिनिधित्व थे, ठीक है, मतलब उससे पहले जब पाकिस्तान भारत में मिला हुआ था, बांग्लादेश मिला हुआ था, तब ज़्यादा थे, करीबन 389 लोग तब थे। कब थे? जब हमारा भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग नहीं था, तब 389 लोग थे। लेकिन उसके बाद 299 बच जाते हैं जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हो गया, ठीक है। तो वापस एक और बार पुनर्गठन हुआ भारतीय संविधान सभा का। तो उसमें जब ये इतने लोग बैठे हुए थे ना 299, ये कैसे चुनकर आए, मतलब क्यों सिर्फ इतनी ही संख्या रखी, ज़्यादा क्यों नहीं रखी? क्योंकि 10 लाख लोग के ऊपर किसी एक लोग को चुना गया, ठीक है। 10 लाख जनसंख्या जो थी उसके ऊपर किसी एक इंसान को चुनकर संविधान सभा में लाया गया, ठीक है। और उससे समिति बना दी, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए और उन सारे लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण कर दिया, ठीक है। पूरा चार्ट मैंने पढ़ के बताया है कि कौन सी समिति का कौन सा अध्यक्ष रहा है और कौन कितने उसमें मेंबर्स थे, ठीक है। तो वीडियो नहीं देखी हो तो प्यारे बच्चों ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सारी चीज़ें A to Z डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में मिल जाएगी। अब देखिए समाजवाद का अर्थ क्या है, बताया मैंने, कितनी बार बताया है। आप चाहो तो इसका आंसर अब खुद से भी लगा सकते हैं, सामाजिक न्याय, ठीक है। क्या मतलब इसका? सामाजिक न्याय। नियंत्रण तो है नहीं इसका मतलब, स्पर्धा भी तो है नहीं, ये है सामाजिक न्याय, है ना। न्याय हो रहा है ना सबके साथ, समाजवाद, सबके साथ न्याय हो रहा है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे उसका जीवन का स्तर कैसा भी हो, उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है, कोई भी हो, सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार होगा, है ना। तो सम्मानजनक होता है तो उसको न्याय ही कहेंगे हम, सामाजिक न्याय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में समरवती सूची किसके संविधान से ली गई है? समरवती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये याद रखिएगा आप, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से समरवती सूची ली गई है, ठीक है। और बाकी जब हम पढ़ेंगे सूची, भाग, अनुच्छेद, इनको मैं और बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको समझा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? शुरुआत में ही हमने कर लिया है ये क्वेश्चन, प्रस्तावना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, क्योंकि जो हमारा भारत का जो संविधान बना है वो प्रस्तावना के उद्देश्य से ही बना है। प्रस्तावना को उद्देशिका शब्द भी कहते हैं। प्रस्तावना क्या है बच्चों? एक पैराग्राफ है जिसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, ठीक है। शुरुआत तो हम भारत के लोग से होती है उसकी, लेकिन एक और चीज़ आप उसकी ध्यान रखिएगा कि उसमें जो एक लास्ट डेट बताई जाती है वो बताते हैं 26 नवंबर 1949, ठीक है। इस तारीख को इन्होंने इस तरह से घोषणा कर दी थी, ठीक है। इस संविधान को उन्होंने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत कर दिया था, ठीक है। कौन सी डेट को? 26 नवंबर 1949 को। इस चीज़ को याद रखिएगा, मतलब कि इन्होंने इसको इस तरह से क्या कर दिया था, आधा अधूरा लागू किया था, है ना। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को इन्होंने आधा अधूरा संविधान लागू किया था, लेकिन जो बचा हुआ पूरी तरह से कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, इसको और क्लियर कर दूंगी। एक और क्वेश्चन बनेगा, 2-3 क्वेश्चन बनेंगे लास्ट में, ठीक है। 2 बार इन्होंने संविधान को मतलब लागू किया था, ठीक है। एक बार तो थोड़ा आधा अधूरा किया था जिसकी डेट है 26 नवंबर 1949, लेकिन पूरी तरह से कब लागू किया इन्होंने? 26 जनवरी 1950 को,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ठीक है, लौकिक सार्वभौमिकता, देखिए वर्ड बहुत घुमा फिरा के लिखते हैं, बाकी मतलब कुछ नहीं है उसका। लौकिक हमारे जो लोग हैं भारत के, सार्वभौमिकता मतलब कि सारे मिलकर भारत पर करेंगे राज। ठीक है, तो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, किस लाइन में लिखा हुआ है बच्चों, वो है हम भारत के लोग शब्दों में। ठीक है, यही इसका मतलब निकल के आता है। जैसे एक और तरीके से बोलते हैं इस वर्ड को, जिसमें हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, इस वर्ड को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना, 2-3 बार इस वर्ड को घुमा फिरा कर ये लिख कर दे देंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभुत्व नहीं झलकता है। ठीक है, बहुत सारी क्रांतियां चल रही थी उस समय, तो उस समय किसके ऊपर इसका मतलब ज़्यादा प्रभाव नहीं था, है ना, प्रभाव नहीं झलकता है, मतलब ये लिखा है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी इस पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं था। किसका प्रभाव नहीं था, तो वो थी चीन की क्रांति 1912। ठीक है, 1912 चीन की क्रांति, इस पर कुछ इसका खास प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, जो मूल भारत का जो संविधान है उसके अनुसार हमारा भारत क्या है, प्रभु संपन्न है, लोकतांत्रिक है और गणराज्य है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये वर्ड्स तो उसमें भी अभी आपने बताया कितनी बार कि प्रभु संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये शब्द भी तो सारे थे उसमें। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1960 में ऐसा कहा गया था कि जो ये पैराग्राफ है संविधान का, प्रस्तावना का जो पैराग्राफ है, आप उसको नहीं बदल सकते। तो उस समय तक उस पैराग्राफ में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये वर्ड नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन 1973 के बाद इन वर्ड्स को जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो जो वर्ड जोड़े गए हैं उसके बाद जो प्रस्तावना जो बनी है, जो पैराग्राफ बना है, उसको मूल संविधान नहीं कहा जाता। ठीक है, मूल भारतीय संविधान उस पैराग्राफ को नहीं कहते हैं। उसके पहले जो पैराग्राफ था इन 3 वर्ड के बिना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, उसको मूल संविधान कहा जाता है। तो प्रभु संपन्न वर्ड आ रहा है, लोकतांत्रिक उस पैराग्राफ में आ रहा है और गणराज्य भी आ रहा है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया, समाजवादी भी बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये धर्मनिरपेक्ष यहाँ पर भी आ गया, समाजवादी यहाँ पर भी आ गया, इसलिए हमने इस पे करेक्ट आंसर नहीं लगाया। ठीक है, तो देखिए कितना घुमावदार है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श रहे हैं इसको हम कहाँ देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, ये प्रस्तावना में देख सकते हैं। ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श रहे हैं वो सब हमें प्रस्तावना से देखने के लिए मिलेंगे। कोई भाग ये इनमें से कहीं नहीं मिलते हैं। जो प्रस्तावना का जो पैराग्राफ है यहाँ से आपको इनके आदर्श देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इस डेट को तो ना आप घोट लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि नहीं जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो कौन सा शब्द है जो नहीं जोड़ा गया है, देखिए धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, समाजवादी जोड़ा गया है, अखंडता जोड़ा गया है, इसको एकता भी कह सकते हैं। क्या गुट निरपेक्ष जोड़ा गया है, नहीं, ये नहीं जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ये शब्द नहीं जोड़ा है। इस वाले में इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता शब्द जोड़ा गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो संविधान बना था उसको मूल संविधान नहीं कहते हैं, लेकिन इन तीनों वर्ड्स के बिना जो पैराग्राफ था पहले संविधान वाला, उद्देशिका वाला पैराग्राफ, उसको मूल संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही है आपको बताना है। तो क्या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में के अंग थे क्या, नहीं, उस समय तो नहीं थे। कब जोड़े गए थे ये, अब भी मैंने बताया आपको, 42वें संशोधन 1976 के तहत ही इन शब्दों को उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आप देख के बताइए कि उक्त शब्द 1976 के संशोधन में जोड़े गए। उक्त मतलब कि जो कुछ शब्द अलग से होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐसे। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया हुआ है। देखिए इन सारे वर्ड्स को देखकर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है।
हर वर्ड का एक अलग मीनिंग है। तो हमारे भारत का जो लोकतंत्र है वह कैसा है? एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा भारत है वह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो हमारे भारत में लोकतांत्रिक राज्य कैसा है? वो है लोकतांत्रिक गणतंत्र। गणतंत्र मतलब क्या हुआ? इस वर्ड को समझे ध्यान से, बहुत ही अच्छी तरह से सुनिएगा कि यहाँ पर कोई राजा या फिर उस राजे का जो बच्चा होता है वो यहाँ पर किसी भी तरह से अधिकार नहीं जमाएगा, बल्कि जिसको भी जनता चुनेगी, जो निर्वाचित होगा, है ना, जिसको इलेक्शन में हम चुनाएंगे, जिताएंगे, वही प्रतिनिधित्व आगे चलकर हमारे देश को सरकार बनाएगा और वही हमारे देश को चलाएगा। ये हुआ लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब। ठीक है, गणतंत्र भी कहते हैं, गणराज्य भी कहते हैं। ठीक है, और लोकतांत्रिक तांत्रिक मतलब यही हुआ कि जो भारत की ये जो सरकार है उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा किसके पास रहेगी? जनता के पास। ठीक है, जनता के हाथों में ही शक्ति रहेगी। सरकार को चाहे तो गिरा भी सकती है या तो वो जमा भी सकती है। ठीक है, जनता का यही कार्य होता है, वो किसी भी सरकार को गिरा सकती है कभी भी, किसी भी मतलब 5 सालों के अंदर वो किसी भी सरकार को, मतलब 5 साल तक वो किसी भी सरकार को रहने भी दे सकती है या फिर वो गिरा भी सकती है। ठीक है, मतलब इस तरह से ले दे के जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब जनता के हाथों में। लोकतंत्र का ये मतलब हो गया। और गणतंत्र का मतलब हो गया कि यहाँ पर कोई राजा का बच्चा यहाँ पर राज्य नहीं करेगा, या फिर कोई भी मुख्यमंत्री है तो उसका बेटा अब फिर वापस मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। उसको बनने के लिए हर बार चुनाव का सामना करना पड़ेगा, और वहाँ पर वो जब निर्वाचित होगा और तभी जाकर वो हमारे देश की सरकार बनाएगा और देश चलाएगा आगे। ठीक है, ये है इन वर्ड्स का मीनिंग। तो देखिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकारा गया है? किस रूप से स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र के तरफ से, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। ठीक है, इन तीनों के तहत इस लोकतंत्र को के जो रूप है उसको स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो देखिए, राजनीतिक में भी राजतंत्र है, ठीक है, आर्थिक में भी लोकतंत्र है, सामाजिक में भी राजतंत्र है। ये सारी चीज़ें हैं ना, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, इन सब में न्याय मिल रहा है। ऐसा है हमारा ये लोकतंत्र। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? किसमें निहित है? वर्ड समझेगा तो ये जनता में निहित है। ठीक है, भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो किसके अनुसार, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, मतलब है ना, ये किसके अनुसार है और इसमें किसका बहुत ज़्यादा हित होगा? तो वो है जनता। इसका मतलब ये है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने एक लाइन कही थी कि जो भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जनता वोट डले, है ना, 10 लाख के लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि को चुना गया और ये टोटल 299 बने भारत विभाजन के बाद, और फिर इन्हीं सारी लोगों ने मिलकर भारत का संविधान बनाया। तो कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली सारी शक्ति जनता के हाथों में थी। इन्होंने जिताया तभी तो वो एक इंसान मिलकर 299 बने, और ये सभी जाकर आगे जाकर इन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। किसमें किया गया है? तो उसका करेक्ट प्रस्तावना में है ना, प्रस्तावना में किया गया है। मूल अधिकार में नहीं है, नीति निर्देश में नहीं है, मूल कर्तव्य में नहीं है, प्रस्तावना में है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा की गई है, उद्देश्य जो भी आदर्श रहे उसकी जो भी रूपरेखा गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। किसमें की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो सब है मूल अधिकार में, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों में है, एवं मूल कर्तव्यों में है। ठीक है, इसको समझेगा। जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना रही है उसके जो भी आदर्श हैं या फिर जो भी उसका उद्देश्य निकल कर आता है उसमें रूपरेखा किसकी की गई है? मूल अधिकारों की, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की और मूल कर्तव्यों की। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझा दिया था कि उद्देशिका का क्या महत्व रहा है ना, उसका क्या महत्व था, सब समझा दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? किसमें शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है प्रस्तावना में ना। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और अलग अलग तरीके से इसी क्वेश्चन को ही घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने क्या स्पष्ट नहीं होता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो ये है कि संविधान को लागू करने की तिथि, ठीक है, संविधान को जो लागू करने की जो तिथि है वो अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्योंकि जो उसमें डेट दी गई है उसमें वो लागू करने वाली तिथि नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो डेट बताई है अभी हमने पढ़ी है, जो पूरा पैराग्राफ था, ये जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना का जो पैराग्राफ था उसमें लास्ट में डेट दी हुई है 26 नवंबर 1949। ये वो डेट है जो संविधान को लागू करने की तिथि नहीं है, ठीक है, ये संविधान को लागू नहीं किया गया था इस समय। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? किस उद्देश्य को नहीं करता है? तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। बाकी उसमें ये सारी चीज़ें सामाजिक, आर्थिक, न्याय, राजनीतिक न्याय थे, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता थी, ठीक है, समता, समानता एक ही वर्ड है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? कौन सा नाम था उसमें? बार बार जो नाम आ रहा था वो था भारत और इंडिया, ठीक है, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान, भारतवर्ष या हिंदुस्तान ऐसा नहीं कहा जा रहा था। उस प्रस्तावना में देश को भारत और इंडिया कह रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया हुआ है? किसके द्वारा किया हुआ है? तो ये करेक्ट आंसर है भारत की जनता के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये जो संविधान बनना था वो भारत की जनता के अनुसार ही बनना था ना, उनकी इच्छा के अनुसार ही बनना था, ऐसा महात्मा गांधी जी ने भी कहा था। भारत की संप्रभुता किस में निहित है? किस में निहित है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया, भारत की जनता में निहित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? देखिए ध्यान से, अंगीकृत या फिर आपसे पूछा जाए कि उसको आत्मार्पित कब किया गया या फिर अधिनियमित कब किया गया, है ना। इसका मतलब है कि पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है लागू, आधा अधूरा तरीके से। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ना, आधा अधूरी तरह से इसको लागू करने की बात कह रहे हैं भारतीय संविधान को। तो कब हुआ था ये? इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को, है ना, जैसे अभी मैंने बताया आपको बार बार। लेकिन एक और डेट है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन सी डेट है। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत जो किया जाता है, अंगीकृत कह सकते थे या फिर अधिनियमित या फिर आत्मार्पित जो कर रहे थे वो 26 नवंबर 1946 को। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि शायद इसकी कुछ और डेट रहेगी, नहीं, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन ये, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, है ना। यहाँ पर ये पूर्ण रूप से तैयार भी हो गया था, अंगीकृत भी हो गया था, अंगीकार भी हो गया था, आत्मार्पित भी हो गया था, ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते कि अधिनियमित भी हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था बच्चों, पूरी तरह से लागू नहीं हुआ था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना। इसलिए देखिए क्वेश्चन को वापस घुमा के पूछ लिया और आप हो गए कंफ्यूज, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्ण रूप से तैयार भी 26 नवंबर 1949 को हो चुका था। देखिए क्वेश्चन वापस घुमा दिया, वहाँ अंगीकार वर्ड, यहाँ अंगीकार वर्ड दे दिया और उससे पहले अंगीकृत वर्ड था, है ना। देखिए भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, देखिए हो रहे कंफ्यूज, तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला 26 नवंबर 1949। वही डेट बार बार रिपीट हो रही है, वापस समझ लीजिए। अंगीकार, अंगीकृत, पूर्ण रूप से तैयार या फिर आत्मार्पित या फिर अधिनियमित, वो सारी चीज़ों का आंसर है ये 26 नवंबर 1949। बस एक अलग है कि कब लागू किया गया,
लागू किया गया 26 जनवरी 1950। ठीक है, लागू किया गया 26 जनवरी 1950। बस ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए, बहुत सारे डाउट्स यहीं क्लियर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आ भी चुका है, घुमा फिरा कर इसको कई बार आगे भी पूछा गया है। करेक्ट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950। कितनी बार समझा दिया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था भारतीय संविधान पूरी तरह से। उसके पहले 26 नवंबर 1949 को अंगीकार, पूर्ण रूप से तैयार, अंगीकृत, अधिनियमित या फिर आत्मार्पित किया गया था, लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत का प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना था? किस वर्ष में बन गया था ये बना था 1950 में। ठीक है, कब बना था? 1950 में बन गया था, जब ये पूरी तरह से लागू कर दिया गया था, है ना। पूरी तरह से लागू किया उसके बाद ही तो बनेगा, क्योंकि लागू तो उस समय हुआ नहीं था, सिर्फ तैयार हो गया था। लागू करने की डेट जो थी वो 26 जनवरी 1950 रही है। ठीक है, तो अपना भारत पूरी तरह से प्रभु संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन चुका था 1950 में। ठीक है, प्रभु संपन्न मतलब जनता राज करेगी, यहाँ पर भारतीय जनता ही राज करेगी, कोई विदेशी रियासत नहीं होगी। और प्रजातांत्रिक मतलब वही लोकतंत्र की जो जनता जिसको चुनेगी वही आएगा, और गणराज्य मतलब कोई राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, वही होगा जिसको जनता चुनेगी। चलिए नेक्स्ट, भारत के जो उद्देश्य का, देखिए इसको प्रस्तावना भी कहते हैं ना, कई बार रिपीट कर दिया मैंने, का संशोधन कितनी बार किया गया है? बताया है मैंने इसका आंसर, 2014 में आ गया है क्वेश्चन। कितनी बार हुआ? सिर्फ एक बार। किसके तहत हुआ? अब इसको ध्यान रखिएगा, वापस रिपीट कर रही हूँ, 42वां संशोधन 1976 के तहत हुआ है, जिसमें 3 शब्द उस पैराग्राफ में जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, अखंडता। ठीक है, ये 3 वर्ड जोड़े गए, और ये सिर्फ एक बार हुआ है, फिर कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था? डेट अभी जस्ट बताई मैंने, फिर से सुन लीजिए, 42वें संशोधन 1976। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रही होगी। देखिए, जिस पैराग्राफ की बच्चों में बात कर रही थी, ये है वो पैराग्राफ, यही वो पैराग्राफ है जिसको प्रस्तावना या फिर उद्देशिका कहा जाता है, और इसी के बेस्ड पर बना है हमारा पूरा संविधान। ठीक है, पूरा संविधान इसी के बेस्ड पे बना है, और ऐसा कहते हैं कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित जो किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको वापस पढ़ लीजिए। हम भारत के लोग मतलब ये जनता भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, मतलब कि अब यही लोग राज करेंगे, कोई विदेशी सत्ता नहीं होगी, संपूर्ण तरीके से भारतीय लोग का ही राज रहेगा। समाजवादी जितने भी लोग हैं सब बराबर हैं, पंथ निरपेक्ष जितने भी धर्म हैं सब एक हैं, लोकतांत्रिक मतलब अब वोट होगा, चुनाव होगा, गणराज्य मतलब राजा का बेटा कभी राजा नहीं बनेगा, जब भी बनेगा चुनाव के द्वारा ही बनेगा। इसको ऐसा बनाने के लिए हम तैयार हैं, तथा उसके समस्त नागरिक, जो भी नागरिक रहे हैं, है ना, भारतीय, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। उनके विचारों को अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और जो उनकी उपासनाएं, जो भी मतलब उनके मन में भावनाएं हैं, उन सबको स्वतंत्रता दे दी गई है। प्रतिष्ठा और जो भी अवसर रहे हैं उनको समानता, समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, कौन सी तारीख है ये, यहाँ पे तारीख बता रहे हैं, कितनी बार बता दी मैंने, किस तारीख को ये ऐसा लिखा गया था, है ना। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। देखिए बच्चों, अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया, आत्मर्पित कब किया गया। आत्मर्पित कौन सी डेट है प्यारे बच्चों? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेट, काफ़ी बार पूछ ली गई। क्या है इसमें से करेक्ट आंसर?
आपको पता है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 है ना। IAS जैसे लेवल पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, यही वो पैराग्राफ है मैं जिसकी बार बार बात कर रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही जो पैराग्राफ है इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के उद्देश्य से, इसके एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हुए भारत का संविधान बनाया गया है, और जिसके तहत आज हम हमारे भारत में आराम से प्रेम भाव से रह रहे हैं। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने के लिए वायदा नहीं करती। किस लिए नहीं करती? पूजा की समानता के लिए। ठीक है, ठीक है, इसके लिए कोई वादा नहीं किया गया है। ठीक है, पूजा पाठ के लिए कोई वादा नहीं किया गया है। आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, सामाजिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, विचार की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन पूजा के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर किसी एक को कोई किसी भी पूजा पाठ या फिर किसी के लिए, किसी एक धर्म के लिए कोई वैल्यू नहीं है, सबको बराबर दिया गया है। मतलब कोई एक धर्म को ऊंचा नहीं माना है, सब बराबर है। तो पूजा की समानता, ठीक है, ये है इसका मतलब पूजा वर्ड यहाँ पर इस पैराग्राफ में नहीं था, उसके लिए कोई मतलब उन्होंने कोई ऐसा वादा नहीं किया है। राजनीतिक के लिए क्या है, विचार की स्वतंत्रता के लिए क्या है, सामाजिक न्याय के लिए क्या है, पर पूजा के लिए कोई उन्होंने वादा नहीं किया है। बट उसके जगह एक वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, क्या किया है बच्चों, वो है धर्मनिरपेक्ष या फिर ये पंथ निरपेक्ष है ना, ये वर्ड यूज़ किया है, जिसका मीनिंग ये है कि जितने भी धर्म हैं सब बराबर हैं, किसी एक धर्म को हम राजधर्म नहीं बनाएंगे। मतलब कि ये ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई ये महाराष्ट्र है तो ये हिंदू धर्म हो गया, या फिर कोई और राज्य का नाम लेते हो फिर उसको बोलेंगे कि ये सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे धर्म सब जगह देश के कोने कोने में बराबर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नवंबर 1949 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये डेट है। अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द कौन से सम्मिलित नहीं थे? कौन से शब्द उस समय नहीं थे प्यारे बच्चों? जैसे कि आपको पता है, अखंडता नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था और समाजवादी नहीं था, है ना। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों वर्ड उस समय नहीं थे। कब जोड़ा गया बच्चों इनको? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के बाद ही इन वर्ड्स को इसमें जोड़ा गया है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है? ठीक है, काफ़ी बार रिपीट कर दिया, आंसर जुबान पे होगा आपके। 42वें संशोधन अधिनियम 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रजातंत्र। ठीक है, प्रजातंत्र इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? बच्चे जो पैराग्राफ है उसमें ये जो शब्द हैं वो कौन से संशोधन से जोड़ा गया है? बताया मैंने अभी आपको, वह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा लागू कब हुआ था? पूर्ण रूप से कब लागू हो गया था? 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवाद, लोक और कौन सा आता है? धर्मनिरपेक्ष, और एक और आता है अखंडता। ठीक है, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसका आंसर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऐसा कौन सा भाग है, किसमें ऐसी घोषणा की गई है? तो वो है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, ये भारतीय संविधान का भाग भी कहलाता है। ठीक है, पहले इसको नहीं मान रहे थे भाग, लेकिन बाद में इसको माना गया और इसी के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है? स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में आपको उल्लेख करना है। ठीक है, सही इसका आपको उल्लेख करना है।
जो हमने पूरा चार्ट पढ़ा था, सॉरी जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा था ना बच्चों, उसमें जो न्याय की बात होती है वो 3 तरह के न्याय है। स्वतंत्रता उसमें 5 तरह की, समानता 2 तरह की और भ्रातृत्व 1 है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। अगर आपने वो पैराग्राफ समझ लिया है अभी तक इतनी बार समझाने के बाद, तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब 57 वाला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? कौन है? तो जैसे हमने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ लिया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के लोग, है ना, क्योंकि शुरुआत ही इसी क्वेश्चन से हो रही है। हमारे जो पैराग्राफ है इसी से शुरुआत होती है कि भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीट हो चुका है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया था? क्या रीज़न था लागू करने का? क्योंकि तैयार तो पहले ही हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन तब क्यों लागू किया, इतना समय क्यों लगाया? उसका रीज़न पता है क्या है बच्चों? यह है कि कांग्रेस ने इस तारीख को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, है ना। बहुत पहले ही इन्होंने 20 साल पहले ही ये जो 26 जनवरी है ना, इस दिन को इन्होंने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी रही थी? तो वो थी 15, है ना। हमने पूरा चार्ट पढ़ लिया था, सारी महिलाओं के नाम पढ़ लिए थे जब डिटेल में समझ रहे थे। तो ये पूरी टोटल 15 लेडीज़ें थी उस समय। ठीक है, जो संविधान सभा में जो लेडीज़ बैठी हुई थी, जिनकी मदद से भी ये संविधान बनाया गया है, तो उसमें टोटल 15 थी। ठीक है, वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है, हमारा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उन बच्चों के साथ जिनको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इस चैप्टर को। ठीक है, काफ़ी सरल तरीके से मैंने समझा दिया। चलिए, थैंक यू।